अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आपके कोर्स का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मेजरमेंट्स के बारे में। अच्छा, मेजरमेंट है क्या? इसको अगर हम देखें तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फिक्स क्वांटिटी को फिक्स मानकर उसको कंपेयर किया जाता है किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मिसाल देता हूँ कि जब हम दुकान पे जाते हैं किसी चीनी वगैरह खरीदने के लिए, या सब्जी या फल फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं 1 किलो जो है वो तौल के दे दो। किलो का हिसाब होता है वहाँ पे। तो वो क्या काम करता है कि एक तरफ जो है वो पलड़े में किलो का पत्थर रखता है, और दूसरी तरफ जो है वो शापर के अंदर उतनी ही मिकदार में डाल देता है। जब दोनों पलड़े बराबर आ जाते हैं तो हमें कह देता है कि जी ये 1 किलो आपको जो है फ्रूट दे दिया गया। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें एक फिक्स क्वांटिटी यानी कि 1 किलो को किसी दूसरी क्वांटिटी यानी फल के साथ कंपेयर किया गया है, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। आजकल मेजरमेंट के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रोसेस यही है मेजरमेंट का, यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करना मेजरमेंट का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दो किस्म के हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, या दो किस्म के यूनिट होते हैं। पहली क्वांटिटी जो है या पहले यूनिट कहलाते हैं बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। Unit of basic physical quantities that cannot derive from another unit। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी से ना बनाई जा सकें, उनकी अपनी एक शनाख्त हो, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो हमारे पास यूनिट हैं वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की तादाद हमारे पास 7 है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमारे पास तादाद 7 है, और वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिनेस, इंटेंसिटी। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं ना, ये बुनियादी मिकदारें या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये यानी कि बुनियाद हैं। बाकी क्वांटिटीज इन्हीं क्वांटिटीज से बनाई जाती, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज से ना बनाई गई हो, उनकी अपनी एक शनाख्त हो, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फिर इनके जो यूनिट होंगे उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट करेंगे। मिसाल के तौर पर लेंथ है तो इसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है। इसी तरह मैस है तो इसका यूनिट केजी किलोग्राम होता है। टाइम है तो उसका सेकंड होगा। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पेयर होगा। टेम्परेचर है तो केल्विन होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो मोल होगा। और लिमिनेस इंटेंसिटी है तो इसका कैंडेला होगा। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं आपके सामने, इनके ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट। अब ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं जी ड्राइव क्वांटिटीज। यूनिट विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, उनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज को अगर हम समझ लें तो फिर ड्राइव यूनिट भी हम समझ लेंगे। ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। और फिर ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो ड्राइव यूनिट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर न्यूटन है, डाइन है, जाउल है, फोर्स है, वर्क है, पावर है। तो लातादाद ऐसी मिकदारें हैं हमारे पास, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। फिर इनके जो यूनिट होंगे वो ड्राइव यूनिट कहलाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी किस्म की जो क्वांटिटीज होती हैं, उसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। और फिर इनके जो यूनिट होंगे वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएंगे। तो 3 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं।
मैं दोबारा ज़रा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास तीन किस्म की क्वांटिटीज़ हैं। पहली क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, दूसरी क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, तीसरी क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। अब जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं ना, वो ख़ास तौर पे एंगल्स के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, दो किस्म की हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं और फिर हम इसके यूनिट भी देखते हैं। पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है रेडियन। रेडियन किसी भी सर्कल के ऊपर बनने वाला वो एंगल है। देखें, यहाँ पे एक बॉडी है जो ए पोजीशन पर थी। लेट्स सपोज ये पोजीशन थी इसकी। इस पोजीशन से इसने चलना स्टार्ट किया और दायरे में हरकत करना शुरू की इस सिमत में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने हरकत शुरू कर दी। अब इस दौरान क्या होगा कि ये पहले तो ए पोजीशन पर थी, थोड़ी देर के बाद ये बी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। अब अगर हम ये सपोज कर लें कि इसका रेडियस, लेट्स सपोज ये इसका रेडियस आर है। लेट्स सपोज रेडियस इसका 2 मीटर। अब ए से बी के दरमियान में भी उसने इतना रास्ता कवर कर लिया दायरे के ऊपर जितना कि इसका रेडियस था। रेडियस 2 मीटर था, तो ए से लेकर बी तक, यानी यहां से लेकर यहां तक जो उसने फासला तय किया वो भी 2 मीटर का कर लिया। तो इस वक्त सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। यानी 1 रेडियन दायरे के सर्कल के ऊपर बनने वाला वो एंगल है जो उस वक्त बनता है जब दायरे में हरकत करता हुआ जिस्म इतना रास्ता कवर कर ले जितना उस दायरे का रेडियस हो। तो फिर हम कहेंगे अब बनने वाला एंगल 1 रेडियन का है। तो रेडियन क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी वो एंगल जो उस वक्त बने जब दायरे में हरकत करता हुआ जिस्म इतना रास्ता कवर कर ले दायरे के ऊपर जितना के उस दायरे का रेडियस है। तो फिर जो एंगल बनेगा हमारे पास वो रेडियन का बनेगा। ठीक है, हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो टाइप्स हैं आगे, एक रेडियन है और दूसरा स्टीरेडियन है। तो रेडियन क्या हो गया कि रेडियन वो एंगल है जो दायरे के सेंटर पे बनेगा जब जिस्म दायरे में हरकत करते हुए इतना रास्ता कवर करे जितना कि उस दायरे का अपना रेडियस। तो फिर जो एंगल बनेगा दैट इज रेडियन। स्टीरेडियन क्या है? स्टीरेडियन वो एंगल है जो स्फेयर के ऊपर बने। अब स्फेयर और सर्कल में फर्क हमें पता है। स्फेयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल, और जबकि हमारे पास जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। सर्कल को आप ड्रा कर सकते हैं, स्फेयर को ड्रा नहीं किया जा सकता। अब स्फेयर के ऊपर बनने वाला एंगल जो होगा वो स्टीरेडियन होगा। और क्या होगा? The angle subtended at the center of the sphere by an arc of surface। अब यहाँ पे हम सरफेस लेंगे, देखें, यानी इस पूरे स्फेयर का इतना सा सरफेस, और इस सरफेस का एरिया जो है वो इस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। यानी आप किसी भी स्फेयर के ऊपर एक ऐसा एरिया लें कि उसका जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो एंगल अब बन रहा है वो स्टीरेडियन का बन रहा है। यानी दायरे के ऊपर आप एक ऐसा स्फेयर लें जिसका एरिया इस दायरे के इस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि अब बनने वाला एंगल स्टीरेडियन के। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर by an arc of surface equal to square of radius of the sphere is called स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन वो एंगल है जो उस वक्त बनता है जब आप जब आप स्फेयर के ऊपर एक ऐसा एरिया ले लें जो कि इस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो एंगल बन रहा है वो स्टीरेडियन का बन रहा है। देखें, हम सर्कल के ऊपर तो एक आर्क ले सकते हैं लेकिन स्फेयर के ऊपर आर्क नहीं ले सकते बल्कि एरिया ले सकते हैं। तो आप अगर स्फेयर के ऊपर इतना एरिया लें
लेट्स सपोज हम एरिया लेते हैं और वो एरिया है 4 मीटर का। ठीक है, 2 × 2 होगा, इतना एरिया हम ले। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज इसका रेडियस था हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर रेडियस था। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यानी आप अगर 4 मीटर स्क्वायर का एरिया लें तो जो उस वक्त एंगल बनेगा सेंटर के साथ स्फेयर के, वो कहलाएगा स्टीरेडियन। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर बाय एन आर्क ऑफ सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर इज कॉल्ड स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन वो एंगल है जो उस वक्त बनता है जब आप स्फेयर के ऊपर ऐसा एरिया ले लें जो कि बराबर हो रेडियस के स्क्वायर के। तो फिर हम कहेंगे कि अब जो एंगल बन रहा है वो स्टीरेडियन का बन रहा है। और ये याद रखना है कि रेडियन जो एंगल बनेगा वो सर्कल के ऊपर बनेगा और स्टीरेडियन जो एंगल बनेगा वो स्फेयर के ऊपर बनने वाला एंगल। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने 3 मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ पढ़ी। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी, ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी, और फिर हमने उनके यूनिट देखे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। और नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है जी, कुछ डेफिनेशनें हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड की। तो मीटर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑन द मेटल बार प्लेस्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट पेरिस इज 1 मीटर। पेरिस में मौजूद ख़ास जगह पर, यानी पेरिस में एक जगह है जो कि है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उस जगह पे एक बार रखी गई है और ये ख़ास किस्म का अलॉय है, प्लाटीनियम रेडियम अलॉय। उसकी एक बार रखी गई है, जिस तरह आप देख रहे हैं डायग्राम में ये बार रखी गई है एक। और इस बार में ये जो दो आपको लाइनें सी नज़र आ रही हैं, इन दोनों का जो दरमियानी फासला है ये वाला, इसको हम कहते हैं जी मीटर। यानी एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया गया कि मीटर इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो दो बार्स के दरमियान में जो फासला है उसको हम 1 मीटर का नाम देते हैं। इसी तरह किलोग्राम है। किलोग्राम द मैस ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम रेडियम अलॉय। ये एक सिलेंडर है, ठीक है जी, एक सिलेंडर है जो कि प्लेटिनियम रेडियम अलॉय से मिलकर बना हुआ है और ये वहीं पे रखा गया है इसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस के अंदर। ठीक है, यानी कुछ क्वांटिटीज हमने फिक्स कर दी ना इंटरनेशनली, उन क्वांटिटीज को फिक्स कर दिया गया कि ये सिलेंडर है, इसका इतना मैस होगा तो ये 1 kg के बराबर होगा। इसी तरह मीटर जो है, ये दो स्ट्रिप्स जो जो लाइंस के दरमियान जो है वो फासला, ये मीटर कहलाएगा। इसी तरह सेकंड है। सेकंड क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज 1/86400 ऑफ मीन सोलर डे ऑफ ईयर 1900। 1900 के अंदर ये एक दिन का इतना हिस्सा जो है 1/86,400 टाइम्स जो हिस्सा है दिन का, वो कहलाता है जी सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनको ज़्यादा याद ही करना है आपने। ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ तो है नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास है कुछ, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जब पढ़ी थी तो हमने 7 डिफरेंट क्वांटिटीज़ पढ़ी थी जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा था। और फिर इनके जो यूनिट हैं वो फंडामेंटल एसआई यूनिट हैं। वो 7 जो थी वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लिमिनेस ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। यूनिट तो हमने पढ़ लिए हैं कि लेंथ का मीटर है, मैस का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। ये तो हमने पढ़ा।
अब एक अहम चीज यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपने याद रखना है कि लेंथ का जो अभी हम डायमेंशन करेंगे वो एल यूज करेंगे, मैथ्स का डायमेंशन एम यूज करेंगे और टाइम का टी यूज करेंगे। ये बड़ा टी है, छोटा टी नहीं आता। ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखनी है आपने। तो ये जो तीन है ना, फर्स्ट थ्री फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज आप देख रहे हैं, पहली तीन फिजिकल क्वांटिटीज, इनके आपने डायमेंशन याद रखने हैं। ठीक है जी। अब मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है हमारे पास, यानी पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। तो पहला जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो है जी एस आई, सॉरी एम के एस सिस्टम। अच्छा, एम के एस सिस्टम क्या है? एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट है, मैंने तीन किस्म की फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताई हैं, लेंथ, मास और टाइम। इनके यूनिट डिफरेंट हैं इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में, बस ये फर्क है। जिस तरह से अगर एम के एस सिस्टम की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ का यूनिट मीटर में लेंगे हम इस सिस्टम के अंदर, मास का यूनिट किलोग्राम में और टाइम का सेकंड में लेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम है। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास जो होगा वो ग्राम होगा और फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड होगा। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, यानी फुट पाउंड सिस्टम। तो लेंथ का यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इसमें फुट होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास पाउंड होगा और फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम जो है इसमें सेकंड होगा। तो ये तीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी डायमेंशन फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है जी, इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं तीन किस्म के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके सामने लिखे हैं, लेंथ, मास और टाइम, और आगे इनके यूनिट लिखे हुए हैं। लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है और टाइम का सेकंड होता है। डायमेंशन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो पहला पहला लफ्ज़ होता है ना, जिस तरह से लेंथ है तो इसका पहला जो हर्फ है वो एल है, तो एल इसका डायमेंशन बन जाएगा। इसी तरह मैस है तो मैस का पहला जो है वो एम है, तो एम जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो टाइम है तो उसका डायमेंशन अगर लिखना है तो टाइम का डायमेंशन जो है वो टी होगा। तो इस तरह इन तीनों के हमने डायमेंशन फार्मूले लिख लिए हैं। अब ये डायमेंशन फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे काम आते हैं, इसको ज़रा हम देखते हैं। देखें, हम ज़रा स्टार्ट याद रखना है कि जब हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो तीन स्टेप के अंदर काम करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारे पास फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम उसका यूनिट बनाएंगे और तीसरा स्टेप ये होगा कि हम उसका डायमेंशन पुट कर देंगे। तो अब हम एक ज़रा पहला करते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे अगर आप एरिया है तो एरिया जो है उसका आपने निकालना है जी डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको फार्मूला लिखना है इसका। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हमने लिख दिया। उसके बाद फार्मूला लिखने के बाद जो है वो ये भी एल, ये लेंथ को एल लिख दिया, विड्थ को डब्ल्यू लिख दिया। ये पहला काम हमने कर लिया फार्मूला। स्टेप टू में हम इसका फार्मूले का यूनिट बनाते हैं। लेंथ का यूनिट हमें पता है मीटर होता है, तो इस लेंथ की जगह पे इसका यूनिट मीटर पुट किया। विड्थ भी लेंथ ही होती है लेकिन साइज में छोटी होती है, तो इसका भी यूनिट हम मीटर ही लिखेंगे। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर हो गया, विड्थ भी एक लेंथ ही होती है लेकिन छोटी होती है, तो उसका भी यूनिट मीटर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
लेकिन तीसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि तीसरे स्टेप में हम इसका यूनिट पुट करने के बाद डायमेंशन पुट करते हैं। तो हमें पता है कि मीटर की सीध में क्या डायमेंशन आ रहा है, एल आ रहा है। तो अब हम इस मीटर की जगह पे एल पुट कर देंगे। विड्थ जो है वो भी लेंथ ही है, तो उसकी जगह पे भी उसका डायमेंशन क्या पुट करेंगे, एल पुट करेंगे। ठीक है, तो ये एल एल से मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। अभी पहला हमने किया है ना, जब हम आगे मजीद करेंगे ना तो फिर हम मजीद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम दूसरा करते हैं, यानी 3 स्टेप में काम करना है। पहला काम ये करना है कि आपने उसका फार्मूला लिखना है क्वांटिटी का, जो भी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बनाना है। दूसरे स्टेप में आपने उसका जो है वो यूनिट बनाना है, और तीसरे स्टेप में आपने उसका डायमेंशन पुट कर देना है। अब हम दूसरा कर रहे हैं जी, और दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम। उन्हीं 3 स्टेप में काम चलेगा। तो पहला स्टेप क्या था कि अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई होती है। तो ये तो फार्मूला लिख दिया आपने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फार्मूला लिखने के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इसका यूनिट लिखना है। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ का भी यूनिट मीटर होगा, और हाइट का भी यूनिट मीटर होगा, क्योंकि तीनों लेंथ ही है, साइज में फर्क है सिर्फ। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, यूनिट बन गया। यूनिट के बाद डायमेंशन पुट करेंगे इस टेबल में से देख के। मीटर आ रहा है तो मीटर की सीध में क्या डायमेंशन है, एल है, तो ये एल पुट किया हमने, और ऊपर क्यूब था तो क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब जरा बेहतर समझ आया होगा पहले के मुकाबले। तो 3 स्टेप ही है। आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, उसका यूनिट बनाना है, फिर इसका डायमेंशन पुट कर देना है। नेक्स्ट स्पीड है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक, फार्मूला लिखा सबसे पहले। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो क्योंकि लेंथ होती है, 2 पॉइंट के दरमियान तय करदा जो रास्ता होता है वो डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये अगर है, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान तय करदा ये रास्ता जो होगा इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फार्मूला बन गया। फार्मूले के बाद दूसरा स्टेप क्या था, हमने इसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लेंथ ही होती है, तो लेंथ का यूनिट मीटर आ जाएगा हमारे पास, टाइम का सेकंड आ जाएगा। अब जब ये s की पावर इधर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो s की पावर -1 बन जाएगी, तो ms-1 हमारे पास आ जाएगी ये चीज। ठीक है जी, ये यूनिट बन चुका है यहाँ पे। अब जब यूनिट बन गया तो अब हम उस टेबल से देखेंगे कि मीटर की सीध में क्या आ रहा था। जरा देखते हैं, मीटर की सीध में हमारे पास एल आ रहा था, तो इसकी जगह पे अब हम एल पुट कर देंगे इस मीटर। सेकंड की सीध में हमारे पास क्या आ रहा था उस टेबल में, सेकंड की सीध में टी आ रहा था, तो अब हम इसकी जगह पे जो है वो टी पुट कर देते हैं, ऊपर पावर -1 है ये। तो इस तरह से हमने स्पीड का भी डायमेंशन फार्मूला निकाला। अब वेलोसिटी का भी वही डायमेंशन फार्मूला है, याद रखना है, जो कि स्पीड का है, LT-1। नेक्स्ट मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है जी, मोमेंटम जो होता है उसका फार्मूला होता है मैस इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। अब यहाँ याद रखना है, ये फार्मूले में ये जो m आ रहा है ना, ये मैस का m है। ठीक है, और v जो है वो वेलोसिटी है या स्पीड है। तो मैं m यहाँ पे मैस है, मीटर नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा है। तो फार्मूले में अगर छोटा m आ रहा है तो वो मैस का m है। तो मैस अगर है तो उसका यूनिट तो हमें पता है किलोग्राम होता है, तो केजी लिखा है इसका यूनिट। पहले फार्मूला लिखा मोमेंटम का, और फिर उसका अब हम लिखने जा रहे हैं जी यूनिट। तो मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट हमने निकाला था ms-1। तो ये इस वेलोसिटी या स्पीड की जगह पे हम ms-1 लिख दें, तो kg ms-1 आ जाएगा। अब हमने यूनिट बना लिया, अब इसका डायमेंशन पुट करेंगे। तो मैं kg की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, kg किसका था हमारे पास यूनिट, kg हमारे पास मैस का था, और मैस का डायमेंशन क्या था, m था। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे जी kg की जगह पे m। मीटर जो है, अब यहाँ पे छोटा m मीटर है का है, क्योंकि यूनिट में आ रहा है।
तो मीटर है तो मीटर लेंथ का यूनिट है, तो इस मीटर की जगह पे हमने डायमेंशन उसका एल पुट किया। टाइम सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, तो टाइम की जगह पे उसका डायमेंशन टी और ऊपर पावर -1 इसी, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमें पता होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ओवर टाइम ये इसका हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला बनाने के बाद ये भी फार्मूला है, वेलोसिटी को v से लिखा, टाइम को t से लिखा। फार्मूला लिखने के बाद अब हम इसका यूनिट लिखेंगे। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट ms-1 हमने पढ़ा और टाइम का सेकंड पढ़ा, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा m की पावर +1 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ऑलरेडी -1 है तो -1 s की पावर -2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो s की पावर -2 ये इसका यूनिट बन गया। अब मैस का जो डायमेंशन है वो हमें पता है l होता है। सेकंड का डायमेंशन जो है, और सेकंड क्योंकि टाइम का है यूनिट, तो उसका डायमेंशन जो है t होगा, ऊपर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 5 जो डायमेंशन फार्मूले हैं ना वो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। टोटल हमारे पास 12 है डायमेंशन फार्मूले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके थे और आज हम उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं जी। तो पहला न्यूमेरिकल है, मैं इस तरफ से जो है वो न्यूमेरिकल पढ़ूंगा क्वेश्चन और इधर सोल्यूशन है। कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस किलोमीटर को जो है वो चेंज करके हमने 1000 मीटर लिख दिया, ठीक है। किलोमीटर को सबसे पहले हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आवर को नीचे इसी तरीके से रहने दिया। उसके बाद 90 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आ जाएगा मीटर और नीचे आवर इसी तरह। अब आवर को सेकंड में करने के लिए हमें पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इस आवर की जगह पे हमने 3600 सेकंड लिख दिया। ऊपर नीचे कटिंग की, हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड आ गया। दूसरा न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब इसका उलट काम करना है, यानी हमने 25 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। देखें 25 मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर को हमने किलोमीटर में करना है, सेकंड को आवर में करना है। तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि 25 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। मीटर छोटी वैल्यू है जबकि किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जब जाते हैं तो डिवीजन होती है। तो 25 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो नीचे अभी सेकंड को इसी तरीके से रहने दिया, तो 25 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1000 किलोमीटर आवर सेकंड। जब डिवाइड करेंगे तो 0.025 किलोमीटर और नीचे सेकंड इसी तरीके से। अब सेकंड को भी हमने आवर में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 सेकंड छोटी वैल्यू है जबकि आवर बड़ी वैल्यू है, तो इस 1 सेकंड को यानी 1 को सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे 3600 से, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब क्यों 3600 से डिवाइड करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो क्योंकि हम सेकंड से आवर में जा रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे अब 3600 से। तो जब डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो इसी वैल्यू जो ऊपर चली जाती है, तो ये 3600 0.025 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये तो हो गया 2 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल वो क्या कह रहा है, 1.3 कन्वर्ट 5 आवर एंड 30 मिनट इनटू सेकंड। 5 घंटे और 30 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इस आवर को सेकंड में चेंज किया, यानी इस आवर की जगह पे हमने लिख लिया 3600 सेकंड। प्लस इसी तरीके से 30 और मिनट को सेकंड में करने के लिए 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 19,000 बन जाएगा और ये 800 सेकंड बन जाएगा। जमा करेंगे जब तो 19,800 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी 1.4 हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 5 फुट एंड 9 इंच, और 5 फुट और 9 इंच एक हाइट है स्टूडेंट की। व्हाट विल बी हाइट इन मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है।
यानी 5 फुट 9 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है। आगे वो हिंट क्या दे रहा है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, 5 फुट जमा 9 इंच टोटल हमारे पास लेंथ है। तो सबसे पहले तो फुट को जो है वो हम इंच में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो हमने लिख लिए फुट की जगह पे 12 इंच। ये इंच को इसी तरीके 9 इंच को इसी तरीके से रहने दिया। तो ये टोटल मिला के 60 इंच प्लस 9 इंच ये बन जाएगा 69 इंच। ठीक है। अब इंच को सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और फिर सेंटीमीटर से हम मीटर में चले जाएंगे। उसने न्यूमेरिकल में दे दिया है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो इस इंच की जगह पे हम लिख देंगे 2.54 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 175.26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हमें पता है कि हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.7526 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 1.5 है। 1.5 कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे एट मोटरवे इन पाकिस्तान इज 120 किलोमीटर पर आवर। यानी मोटरवे पे स्पीड इतनी है। व्हाट विल बी दिस लिमिट इन मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें। बिल्कुल इस तरह के न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था। ठीक है, जिसमें हमने 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया था। तो 120 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। काम वही करना है कि पहले मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ मीटर में चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और फिर आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 आवर की जगह पे लिख लेंगे 3600 सेकंड, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 33.33 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी वेट ऑफ 50 किलोग्राम सीमेंट बैग। तो हमने मैस उसने दे दी है। मैस उसने क्या दिया है जी, 50 kg बैग। तो मैस हमने लिख लिया 50 kg। उसने वेट पूछा है तो वेट हमने फाइंड करना है। आगे वो क्या कह रहा है, टेक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये छोटे जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने उसकी वैल्यू लिख ली 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकंड लिख ली। वेट का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है mg। ठीक है, मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैस की जगह पे मैस की वैल्यू 50 पुट की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह पे उसकी वैल्यू 10 पुट की, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। ठीक है, ये वेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल 1.7, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 इज पावर 8। तो हमने लिख ली स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 इज पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर पर सेकंड एंड सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ये है, वो हमने लिखी। सबसे पहले हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं कि मीटर छोटी वैल्यू है जबकि किलोमीटर बड़ी वैल्यू है। तो जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो डिवीजन होती है। इसका मतलब ये हुआ 3 इंटू 10 इज पावर 8 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अब 1000 को लिखा जा सकता है 10 इज पावर 3। ठीक है, तो 10 इज पावर 3 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा। प्लस 3 है ना, तो ऊपर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 3 इंटू 10 इज पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हमने चेंज करना है इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, 3 इंटू 10 इज पावर 8 मीटर पर सेकंड है। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस मीटर की जगह पे हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर और सेकंड इसी तरीके से। 100 को 10 इज पावर 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये 8 इसमें प्लस 2 यानी 2 ऐड होगा, क्योंकि सेम ऊपर की तरफ आ रहे हैं दोनों, 10 की पावर है तो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास 10 इज पावर 10 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 1 है उसके न्यूमेरिकल एंड हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हमने 5 डायमेंशन फार्मूले कर लिए थे। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी फोर्स। फोर्स का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने उस क्वांटिटी का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखा हमने, फोर्स का फार्मूला F इजिकल टू एम में होता है। यहाँ पे m जो है ना ये मैस है और ये एक्सेलरेशन है।
तो दोनों का हम उसके बाद यूनिट पुट करेंगे। मास का यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये ms-2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पुट किया, ये एक्सेलरेशन का यूनिट पुट किया, ये मास का यूनिट पुट किया, तो केजी ms-2 हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हम इस यूनिट का डायमेंशन पुट करेंगे। अब केजी जो है वो मास का यूनिट है, तो मास का डायमेंशन m होगा। ये मीटर है, तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का डायमेंशन l होगा। सेकंड टाइम का यूनिट है, तो उसका डायमेंशन t होगा, ऊपर पावर -2 इसी तरीके से। तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है, वर्क का फार्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, यहाँ पे एफ फोर्स है, डी जो है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अब एफ जो है फोर्स है, तो उसका यूनिट लिखेंगे, फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके, के जी ms-2 वो पुट करेंगे। फोर्स का यूनिट ये पुट किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि लेंथ है तो उसका यूनिट हम मीटर ही लिखेंगे। अब इसको अगर मिलाएं इन दोनों को, तो ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वैल्यू उसी तरीके से आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी। तो अब ये जब यूनिट बन जाएगा वर्क का, तो इसकी जगह पे हम इसका डायमेंशन पुट करेंगे, केजी की जगह पे एम पुट करेंगे, यानी कि केजी मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन एम होगा। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन एल होगा, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड टाइम का यूनिट है तो टाइम का डायमेंशन टी होगा, ऊपर पावर -2 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया वर्क का हमारे पास डायमेंशन। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी पावर। पावर क्या है, पावर का फार्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, W ओवर टी। अब वर्क का हम यूनिट ऑलरेडी निकाल चुके थे और हमारे पास यूनिट वर्क का आया था के जी एम स्क्र s-2। तो इस वर्क की जगह पे हम इसका यूनिट लिख देंगे, के जी एम स्क्र s-2, ये आ जाएगा। नीचे टाइम आ रहा है तो टाइम का यूनिट सेकंड होगा, वो लिख दिया। इसके ऊपर पावर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगी पावर इसकी। तो जब -2 और -1 हम करेंगे तो -3 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा के जी एम स्क्र s-3। अब इसका डायमेंशन पुट करेंगे, के जी जो है वो उसका डायमेंशन m होगा, क्योंकि मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन m होगा। मीटर लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन l होगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो उसका डायमेंशन t होगा, और ऊपर पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पावर का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम, यानी m ओवर v। ये v वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, और ये m मीटर नहीं है बल्कि मास है। तो मास ओवर वॉल्यूम इसका फार्मूला है। फार्मूला लिखने के बाद हम इसका यूनिट लिखेंगे, तो मास का यूनिट केजी है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हमने निकाला था। ठीक है, तो ये +3 पावर है, जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, तो के जी m-3 आ जाएगी। अब के जी जो है वो हमारे पास क्योंकि मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन m आ जाएगा। इसी तरह से जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन आपके पास l आ जाएगा, और पावर -3 इसी तरीके से। नेक्स्ट प्रेशर है जी। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, F ओवर A। ठीक है, ये फार्मूला है प्रेशर का। फार्मूला लिखने के बाद इसमें हम यूनिट पुट करेंगे, तो फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे और हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या आया था जी, के जी ms-2। तो ये इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे, इस फोर्स की जगह पे के जी ms-2। ए एरिया है, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर आया था। इसको मीटर स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे, देखें जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये +2 है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, ऑलरेडी ऊपर +1 है। ठीक है, तो +1 -2 करेंगे, यानी m की पावर हो जाएगी आपके पास +1 -2। तो ये क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगी हमारे पास। बाकी वैल्यूज उसी तरीके से रहेंगी। यूनिट पुट करने के बाद अब हम क्या करें, काम करेंगे कि इसका डायमेंशन पुट करेंगे। किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है तो उसका डायमेंशन m है।
मीटर लेंथ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन l है ऊपर पावर -1। सेकंड टाइम का यूनिट है तो उसका डायमेंशन t है और ऊपर पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी टार्क। टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और इसका फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आर जो है ये मूवमेंट आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है। ठीक है, ये मूवमेंट आर्म भी असल में पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ रोटेशन का दरमियानी फासला होता है। तो अगर दरमियानी फासला है तो इसका यूनिट भी क्योंकि वही होगा जो कि फासले का यूनिट है। तो फासले का यूनिट क्या था, मीटर था। तो इसकी जगह पे तो हम यूनिट पुट कर देंगे मीटर। फोर्स का यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, kg/-2 ये पुट करेंगे। दोनों यूनिट पुट करने के बाद ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और s-2 इसी तरीके से। यूनिट पुट करने के बाद अब हम इसका डायमेंशन पुट करेंगे। kg की जगह पे इसका डायमेंशन m आ जाएगा। मीटर लेंथ का है यूनिट तो इसका जगह पे इसका डायमेंशन l आ जाएगा ऊपर पावर 2। ठीक है, स्क्वायर है। और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो इसका डायमेंशन t आ जाएगा ऊपर पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट है जी आखिरी एंगल है। एंगल जो है वो अगर हम बात करते हैं तो एंगल क्या होता है। एंगल असल में अगर कोई भी बॉडी दायरे में हरकत कर रही है ना, तो सर्कल में हरकत करते करते ये सेंटर है अगर इसका, ठीक है, और फिर हरकत करते करते वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब इस दौरान सेंटर के साथ जो जाविया बनता है वो एंगल थीटा। तो एंगल थीटा असल में क्या है, ये जो रेडियस है इसका ये, और जितना फासला उसने तय किया दायरे के ऊपर s, अगर हम रेशो ले लें वो फासला जो जिस्म ने दायरे के ऊपर कवर किया है और जो उस दायरे का रेडियस है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी जी एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल क्या है, दिस इज द रेशो बिटवीन एंगल दिस इज द रेशो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये एंगल की डेफिनेशन अब कर सकते हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस जो है वो हमारे पास क्या है, एस हमारे पास जो है वो आर्क है, आर जो है वो रेडियस है हमारे पास। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी जी, आर की जगह पे आर की वैल्यू क्योंकि लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर आ जाएगा, आर रेडियस है तो उसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा जी मीटर आ जाएगा। तो मीटर मीटर से ख़त्म हो जाएगा तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी थीटा का डायमेंशन। फार्मूला कोई नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम जो है वैल्यूज़ होती हैं तो उनके यूनिट आपस में कट जाते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूले हैं जी जो कि एंड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और पिछले टॉपिक में हमने डायमेंशन फार्मूले किए थे, 12 डायमेंशन फार्मूले हमने कर लिए थे और आज हम कर रहे हैं जी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशन। हम ये चीज़ साबित करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशन भी दुरुस्त है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें जो वी एफ है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। अब अगर हम डायमेंशन पुट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये इसकी राइट हैंड साइड है इक्वल की। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की यानी कि इस साइड की डायमेंशन पुट करते हैं तो ये तो है तो वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी है। चाहे फाइनल वेलोसिटी है चाहे इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटीज ही हैं। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है वो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे पुट करना पड़ेगा हमें। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी एफ आ रहा है तो वी एफ वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन फार्मूला हमें पता, हमने प्रूव किया था कि जो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला होता है वही वेलोसिटी का होता है जो कि आया था हमारे पास LT-1। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें जो वैल्यूज़ हैं उनका डायमेंशन पुट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे वी आई है, वी आई वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमने पुट किया LT-1। ये वाला प्लस इसी तरीके से हमने लिखा।
और ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू लिख दिया, टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें कुछ यूं हो जाएगा, ये एल टी माइनस वन इसी तरीके से फिलहाल, प्लस इसी तरह ये टी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एल टी की पावर माइनस टू और ये टी की पावर प्लस वन थी, ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस टी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो प्लस वन होगी, तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये चीज़ बन जाएगी एल टी माइनस वन ये भी बन जाएगा, प्लस ये एल टी माइनस वन ये भी बन जाएगा। अब इनके जो हमारे पास कोफिशेंट है वो ऐड हो जाएंगे, इसके साथ भी कोफिशेंट वन आ रहा है, इसके साथ भी कोफिशेंट वन आ रहा है, तो वन प्लस वन हमारे पास हो जाएगा टू एल टी माइनस वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जब टू आएगा ये टू एल टी माइनस वन आ जाएगा। इस टू को फिर यहाँ से ख़त्म करेंगे, ख़त्म क्यों करेंगे, क्योंकि डायमेंशन में ये रूल है कि जो गिनती के हरूफ हैं चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाएं चाहे सिंपली आ जाएं, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। डायमेंशंस के अंदर इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर जो टू आखिर में आएगा उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर था, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशन जो है वो दुरुस्त है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यही काम हमने करना होगा हर इक्वेशन के लिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे उसका आंसर निकालेंगे, फिर दोनों साइडों को इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। इसमें भी इसी तरीके से ये एस जो है वो डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, और ये वन बाई टू इसी तरीके से ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टी टाइम है और ऊपर स्केयर आ रहा है तो ये स्केयर हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे हम डायमेंशन पुट करेंगे, जब डायमेंशन पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है और टी भी टाइम है और ऊपर स्केयर है। अब हम इसके डायमेंशन पुट करते हैं, तो डायमेंशन पुट करेंगे तो देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका डायमेंशन किस तरह से पुट करेंगे, देखें डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अगर हम स्पीड का फार्मूला देखें तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एस ओवर टी। ठीक है जी, ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है। अब अगर हम ये डिस्टेंस है एस डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसके लिए क्या काम करेंगे कि इस टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी v इज इक्वल टू एस ओवर टी है, तो इस निचले वाले टी को दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टी तो टी से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास एस का आंसर आ जाएगा v इंटू टी। ठीक है जी, v इंटू टी आ जाएगा हमारे पास, ये एस का आंसर यानी डिस्टेंस का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करेंगे, यानी एल टी माइनस वन ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, इसी तरह ये टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन हमारे पास टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम टी के ऊपर पावर क्या है, प्लस वन है, कोई पावर नहीं है, तो ये प्लस वन और माइनस वन एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, एल टी की पावर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन ख़त्म हो जाएंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, एल टी की पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो जब टी की पावर ज़ीरो होगी तो वो हमें पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर ज़ीरो हो तो वो वन के बराबर होता है, तो ये सारी चीज़ वन के बराबर हो जाएगी, तो एल हमारे पास बाकी बचेगा, तो जो डायमेंशन बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारे पास एल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है वो अगर हम देखें तो वी आई वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, और इसी तरीके यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है, इसको आपने ज़रूर देखना है, और वो ये है
कि ये 1/, ये जो यहाँ पे डायमेंशन पुट किया हुआ है ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये है, वी आई वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एल टी माइनस वन, आगे टी टाइम है तो उसका डायमेंशन टी आ जाएगा, कोई पावर नहीं है तो प्लस वन हो जाएगी, ठीक है, प्लस 1/2 इसी तरीके से। और ए एक्सलेरेशन है, एक्सलेरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी आ जाएगा हमारे पास, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा जी हमारे पास एल टी माइनस वन प्लस वन, एल टी की पावर ज़ीरो हो जाएगी, प्लस 1/2, और एल टी की पावर माइनस टू प्लस टू हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा एल टी की पावर 0 1 हो जाएगी, प्लस 1/2, एल टी की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ यूँ बन जाएगी, एल टी की पावर -2 + 2 बचेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल बच जाएगा, ठीक है जी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर बन रहा था वही राइट हैंड साइड पे आंसर बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दोनों साइडों पे जो इक्वलेंट आ गया है, तो आंसर सेम आने की वजह से बाय डायमेंशन ये ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी हमारे पास, जो कि होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब टू, तो खैर उसको छोड़ दें क्योंकि डायमेंशंस के अंदर हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं। ए एक्सलरेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इसी तरह वी आई इनिशियल वेलोसिटी। डायमेंशन पुट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हम देखें इस टू को नेग्लेक्ट करके, बाकी एक्सलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू होता है और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला एल होता है, वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज़ बनी। ये एल इस एल से मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे ये भी वेलोसिटी है, यानी एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस इसी तरह वी आई भी वेलोसिटी है तो इसका एल टी माइनस वन का स्क्वायर। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज कट जानी चाहिए, सेम होती हैं, लेकिन याद रखना है डायमेंशन के अंदर हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते इस तरीके से, बल्कि ये ऐड हो जाएंगी आपस में। तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये देखें, एल टी माइनस वन का स्क्वायर का मतलब ये है कि ये दो मरतबा है, तो एक मरतबा ये लिखा, दूसरी मरतबा ये लिख दिया, माइनस इसी तरह ये भी स्क्वायर है तो ये भी दो मरतबा है तो दो मरतबा लिख दिया। तो हमारे पास ये बन जाएगा एल, क्योंकि दो दफ़ा है तो एल स्क्वायर, एल वन प्लस वन मतलब बन जाएगा, और टी की पावर भी -1 बन जाएगी, ये माइनस इसी तरह यहाँ पे भी यही सिलसिला होगा। तो हमारे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस ये भी एल स्क्वायर टी माइनस टू बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को काटना नहीं है आपने, ठीक है, बल्कि इन दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। तो जब कोफिशिएंट ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2l² t-2। जब 2l² t-2 आ जाएगा हमारे पास तो 2 नेग्लेक्ट करेंगे एंड में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। डायमेंशंस के अंदर कभी भी वैल्यूज़ को या डायमेंशन को आपस में आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि वो ऐड ही होती हैं आपस में। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी राइट हैंड साइड का ये आंसर आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका यही आंसर था, दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गई कि बाय डायमेंशन ये इक्वेशन ठीक है। तो हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की हैं जी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, डायमेंशन फार्मूले पुट करके इक्वल की दोनों साइडें सेम की हैं, तो बाय डायमेंशन ये प्रूफ हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एंड करेंगे चैप्टर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। जब कोई भी रीडिंग हम लेते हैं तो उसके वो फिगर्स जिनके बारे में हमें मुकम्मल यकीन हो और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इन इन तमाम डिजिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई भी रीडिंग लिखी जाए
लेट्स सपोज एक टेबल की लेंथ मालूम की गई और उसकी लेंथ जो है वो लेट्स सपोज 43.4 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 45 कह रहे हैं सेंटीमीटर, ये रीडिंग आ गई उसकी लेंथ की। अब इसमें 43 और 4 तक ये जो फिगर्स हैं ये कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, यानी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हमारा ये है, ठीक है। ये जो 5 होगा ना ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे एक्चुअली इस तरह से नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स and first doubtful digit of any measurement is called significant figures. Accurately known digits in the measurement of physical quantities are called significant figures. जिस तरह 3014 है तो इसमें तमाम नंबर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। कुछ रूल्स हैं और इन रूल्स के मुताबिक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो नापे जाते हैं, और वो कौन से हैं जो वो हम देखते हैं, ज़रा देखें, उन रूल्स को हम स्टडी करते हैं। ये रूल्स हैं ज़ीरो के बारे में कि ज़ीरो को कब हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और कब नहीं मानेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि याद होने चाहिए आपको। ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। सबसे पहला रूल तो ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के अलावा अगर आपकी रीडिंग में नंबर सारे आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। यानी ज़ीरो के अलावा तमाम नंबर सिग्निफिकेंट है। लेट्स सपोज ये रीडिंग है 123.73, इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, यानी यहाँ पे तादाद सिग्निफिकेंट फिगर की 5 होगी। इसी तरह जीरो अपीयरिंग एनीवेयर इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो जो है वो दो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में अगर आ, जिस तरह से ये दरमियान में आ रहा है जीरो, इन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, इसी तरह ये जीरो भी इन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, तो उस सूरत में वो जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 6 होगी, ठीक है। तो जीरो अगर ना आ रहा हो किसी भी रीडिंग में तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं, जीरो अगर दरमियान में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही बनेगा। थर्ड पॉइंट है इन एनी वैल्यू लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो का मतलब है शुरू वाले जीरो, शुरू वाले जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे रीडिंग के। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये है 0.00042। अब ये 1 2 3 4 जो जीरो आ रहे हैं आपके सामने ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पे तादाद सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स की 2 होगी। ओनली 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 4 and 2। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेलिंग जीरोज इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो एंड पे आ रहा है रेटिंग की तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा, ठीक है। इन ट्रेलिंग जीरो का मतलब है आखिर में जीरो अगर आ रहा हो। तो एग्जांपल इसी तरह 18.200 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 5 है। द ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर हैविंग नो डेसिमल पॉइंट मे बी एम्बिशियस। अच्छा, अब अगर तो पॉइंट नहीं आ रहा, पॉइंट आ रहा हो फिर तो हम कहेंगे कि जो जीरो एंड पे आ रहे हैं रीडिंग के वो भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट ना होने की वजह से अब ये जो जीरो आखिर वाले हैं ना वो शक में पड़ जाएंगे। अब कब वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं अगर पॉइंट नहीं है तो रीडिंग में, और नहीं भी हो सकते, may or may not be significant. It depend upon the accuracy of the measuring instrument. ये डिपेंड करता है कि आपके measuring instrument की accuracy कितनी है। अगर आपके measuring instrument की accuracy अच्छी है तो फिर तो ये जीरो जो एंड पे आ रहे हैं ये तो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट में, तो उस सूरत में ये जो आखिर वाले जीरो हैं ये डाउटफुल बन जाएंगे और ये सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन इन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में या इस तरीके से लिखा आ जाए आपके सामने कोई भी रीडिंग है 8.32 × 10⁻³ ये सिग्निफिकेंट नोटेशन है,
सॉरी ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है एक रीडिंग की। तो उस सूरत में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 10⁻³ को निकाल के बाकी नंबर सिग्निफिकेंट हो गए। यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 होगी। यहाँ पे ओनली 3 डिजिट्स 8, 3 एंड 2 आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन नंबर कीप आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर kept in the result must be more than significant figure of the number having least significant digits। अच्छा, अगर तो दो नंबर हैं और दो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको दो साइंटिफिक नोटेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह से 3.456 इंटू 10⁻5 है और 2.25 इंटू 10⁻6 है, उसको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट ये आता है हमारे पास। अब हम ये सोचेंगे, अब सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद या तो 1, 2, 3, 4 हो सकती है या 3 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁴ को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो या तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। जो आंसर आया उसमें 4 लिखी हुई है, तादाद 4 लिखी हुई है, लेकिन ये चारों के चारों नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जो लीस्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, ये जिस तरह से लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो यहाँ पे है 2.25, 3 है। तो हम जो लीस्ट तादाद है ना 7.77, वो सिग्निफिकेंट से फिर हम मांगे, यानी हमारे पास जो आंसर बनेगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हम कहेंगे 3 होगी, 4 नहीं हम लेंगे। देयर इज ओनली 3 सिग्निफिकेंट टीचर बट रिजल्ट शोज 4। रिजल्ट बेशक 4 बता रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आपकी 3 ही होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जब मल्टीप्लाई किया है दो नंबर्स को तो उसमें लीस्ट तादाद सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी थी, उतनी तादाद को हम रिजल्ट में या आंसर में भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सो द रिजल्ट मस्ट बी एक्सप्रेस इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दैट पर्पस। इस मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7.78 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद यहाँ पे 3 होगी। तो ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।